बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं चर्चा में। एक है काफ़ी समय से, मतलब वो डायरेक्ट चर्चा में नहीं है लेकिन इस पर हम भी बात कर चुके हैं, न्यूज़पेपर में भी रह रहा है। वह है चाबहार बंदरगाह और उसका भारत और ईरान के लिए रणनीतिक महत्व। ठीक है, वैसे तो ये चर्चा में रहता है लेकिन कुछ दिन पहले जब भारत के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पे यानी 16 जनवरी को गए थे, तब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के रूप में चाबहार बंदरगाह और INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे उन लोगों ने बढ़ने की आगे बात कही थी। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि चाबहार बंदरगाह क्या है, मतलब चर्चा में क्यों है, उसकी स्थिति, भारत पाकिस्तान के लिए उसकी रणनीतिक महत्व, भारत को चाबहार बंदरगाह जो परियोजना है कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, उसको लेकर क्या प्रकृति रही है, क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो 2003 से ये परियोजना शुरू हुई तो 20 साल हो गया है, कहाँ तक प्रगति हुई है, क्या उसके रास्ते में चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों से उबरने के लिए आगे का क्या रास्ता है। ठीक है, इन्हीं परिदृश्यों में हम इस पूरे मुद्दे को चाबहार बंदरगाह को डिटेल में विश्लेषित करके समझेंगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, विश्लेषण करने का अर्थ ही यही होता है कि किसी चीज को समझने के लिए उसको छोटे छोटे रिलेवेंट टुकड़ों में बांटना। अब टुकड़ों में बांटना यूं ही नहीं होता, क्या, किंतु, कैसे, कहाँ, क्यों करके जो आप इसी तरह से आंसर भी लिखा जाता है, इसी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है, फिर बाद में उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया जाता है। ठीक है, जहाँ तक जो दूसरा न्यूज है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। नासा का एक मंगल ग्रह पे एक उसने अपना एक हेलीकॉप्टर छोड़ा था, इंजीन्यूटी है ना, INGNUITY इंजीन्यूटी छोड़ा है, जो अब 72 उड़ान उड़ने के बाद आप काम करना बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं ये पहला एक ऐसा विमान है, ऐसा प्लेन है जो किसी दूसरे ग्रह पे उड़ान भर रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, फैक्चुअली है लेकिन थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। जहाँ तक तीसरा हमारा न्यूज है, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों में ये छपा है कि एक अध्ययन हुआ है जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत और पाकिस्तान में जो गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो गर्मी का बढ़ रहा है, उसके कारण जो है उत्पादकता में, भारत में श्रम उत्पादकता में 40% तक की जो है कमी आ सकती है। कब? इस सदी के अंत तक, 21वीं सदी तक। यानी जब अनुमान है कि जब टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस का जो औसत तापमान है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भारत के श्रम की उत्पादकता में 40% की कमी आ जाएगी और इससे कहीं ना कहीं वैश्विक खाद्य संकट को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न जो कृषि क्षेत्र है उसमें से जो काम होता है, ज़्यादातर काम होता है, मतलब उसमें ज़्यादातर क्या, लगभग सभी काम, प्रोसेसिंग को छोड़ दिया जाए तो जब लगभग सभी काम कितने होता है, खुले में होता है, पर्यावरण में होता है, ज़्यादातर काम दिन में होता है। ऐसे में गर्मी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने की संभावना है। बाकी जलवायु का तो जो प्रभाव पड़ेगा कृषि जो श्रमिक की उत्पादकता उस पर पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हम देखते हैं। चाबहार बंदरगाह का इतिहास और भारत और ईरान के लिए इसके मायने हैं। तो चर्चा में क्यों रहा है इसको समझेंगे। जैसे भारत के विदेश मंत्री गए हैं तो वहाँ के जो पोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत हुई है चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेके। हम इसको समझेंगे कि इसकी अवस्थिति कैसे, जैसे देख लीजिए इसकी अवस्थिति जो है ओमान की खाड़ी या फारस की खाड़ी के पास है ईरान का। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत और ईरान के लिए क्या है और हमें इसकी भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कब शुरू हुआ वो तो देखेंगे। यानी कि चाबहार ईरान की रणनीतिक महत्व, भारत चाबहार में भारत की भागीदारी की प्रकृति क्या रही, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे रणनीतिक महत्व के लिए, या उसका उद्देश्य भारत के लिए क्या है। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें उसकी हमारी प्रकृति को बताएगी। कब शुरू हुई ये परियोजना, अगला है कि इसका विकास, परियोजना जो है कितना विकास हुआ है और यानी कब से शुरू हुआ है और कितना विकास हुआ है, इसको शुरू करने में इतना समय क्यों लग रहा है, यानी क्या समस्या आ रही है और अभी क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या रास्ता है। इन्हीं सब हेडिंग्स के रूप में हम अपनी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आइए ज़रा हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि ईरान की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के दक्षिण में चाबहार बंदरगाह के लिए एक दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर ईरानी सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाज बजरपास के साथ चर्चा की थी। ठीक है ना,
जो ईरान में विदेश मंत्री गए थे, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, अगर पीछे जाके देखेंगे थोड़ा सा उस पर ब्रीफ कर दूं तो वो चर्चा में गए थे, तो 3 प्रमुख मुद्दों पे बात हुई थी। पहला बात हुई थी कि जो लाल सागर में हूती विद्रोही कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने ईरान को समझाया है और खुलेआम चेताया है कि ये किसी के हित में नहीं है। दूसरा, जो ईरान और हमास का मामला चल रहा है उसको लेकर कहा है कि किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य का भारत साथ नहीं देता है, लेकिन जो चाहता है कि फिलिस्तीन का एक अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य बने जहां फिलिस्तीनी लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे। तो हमास के आतंकवादी मुद्दों की आलोचना करने के साथ ही वो जो है फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करता है। साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के रूप में चाबहार पोर्ट और INSTC, जो कि कहीं न कहीं इसी से एक, हालांकि वो पहले की योजना है लेकिन उसमें चाबहार पोर्ट एक प्रमुख भूमिका निभाने वाली है, इस पे चर्चा की है। ठीक है, तो उसी में से जो चाबहार पोर्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि एक तो अभी जो है आपको याद होगा कि जो 16 तारीख को रात में ईरान ने जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे, जहां पे चीन पाकिस्तान में चीन जो सीपेक है, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, वो उसका जो ग्वादर बंदरगाह है जस्ट चाबहार से अपोजिट, मतलब दूसरे साइड में है, थोड़ा सा उत्तर में है, वहां पे जो है बलूचिस्तान पे जो है ईरान ने हमला किया है। और कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है चर्चा में हो गया है। इसीलिए एक तो विदेश मंत्री इसको पूरा उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे बढ़ेंगे, और दूसरा वो मुद्दा चर्चा में हो गया है। ऐसे में चाबहार का अपना एक महत्व है। ठीक है, तो आइए पहले इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। देखिए इसकी अवस्थिति देखिए, ये भारत का, यहां से ये भारत, ठीक है, यहां से पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, और यहां से जो है इधर से ही यहां से ईरान, और ये फारस की खाड़ी, और ये ओमान, अरब सागर। ठीक है, ये जो चाबहार बंदरगाह है वो यहाँ पे स्थित है, यानी इसको हटा दिया जाए, पूरा इसको खत्म कर दिया जाए तो ये यहाँ पे स्थित है। और देखा जाए तो गहरे सागर का ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें 2 पोर्ट है। उसके मतलब उसके परियोजना का विकास भारत द्वारा 2003 से, जो वहाँ के राष्ट्रपति आए थे और हमारे तत्काल प्रधानमंत्री थे उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ इन पे चर्चा हुई थी, इसको आगे बढ़ने की बात की गई थी। जो इसके आगे बढ़ने का मेन जो उस समय कारण दिखा था वो ये था कि यहाँ से अफगानिस्तान को जाना है, क्योंकि अभी अगर भारत उसके पहले अगर अफगानिस्तान जाना है तो उसको लैंड रूट से पाकिस्तान होकर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, कारगिल युद्ध हो चुका था, और वैसे भी कैसे रहे हैं ये सबको पता है। ऐसे में अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है या इसके आगे मध्य एशिया होते हुए रूस को जाना है, तो उसको एक वैकल्पिक मार्ग चाहिए था। सबसे पास तो यही था कि पाकिस्तान होते हुए आग निकल जाए, लेकिन अगर नहीं, ये नहीं दे रहा है, तो दूसरा सबसे वैकल्पिक मार्ग था कि ईरान आए, ईरान से अफगानिस्तान चल जाए, और ईरान से ही ऐसे ही एक INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो चाबहार से ऐसे जाएगी आगे, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जुड़ जाती है, और कहीं ना कहीं उसके आगे जो है पूर्वी यूरोप तक जो है भारत की वस्तुओं और सामान की पहुंच मध्य एशिया और इधर कैस्पियन सागर होते हुए पहुंचाती है। ठीक है, तो ये इसका अवस्थिति और इसका रणनीतिक महत्व है। ठीक, आइए जरा सा देखें इसमें अगला जो है चाबहार का ईरान और भारत के लिए रणनीतिक महत्व। चाबहार ईरान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक महत्व का है। पहला ईरान के लिए समझ लेते हैं, फिर हम अपने लिए समझ लेते हैं। ईरान के लिए क्या है कि यह संभावित रूप से ईरान को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है, और भारत के लिए भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जो कि पाकिस्तान को जो है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए भूमि की पहुंच की अनुमति नहीं देता है, को बाईपास करता है। यानी ईरान का लाभ यह है कि ईरान इसके बनने से काफी हद तक जो पश्चिम देशों का जो प्रभाव है उससे बच सकता है, क्योंकि अगर भारत ईरान के साथ संबंध करेगा तो ईरान ज्यादातर चीजें क्या उत्पादित करता है, ज्यादातर वहां पे पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, और वो उसका भारत अगर देखा जाए तो दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा जो है मतलब आप कह सकते हो कि आयातक है।
ठीक है। इस ऐसे में जो है रूस भी जुड़ जाएगा, मध्य एशिया भी जुड़ जाएगा, तो ईरान का जो है ज्यादातर चीज तो भारत चला जाएगा और रूस का भी चला जाएगा। तो ऐसे में जो बहुत जो कह सकते हो कि पश्चिमी प्रभाव जो बहुत पड़ना है उससे वो बच सकता है। जैसे कि रूस बच गया, भारत के संबंध आप कह सकते हैं इतना तगड़ा प्रभाव लगने के बावजूद भी रूस सस्टेन कैसे कर गया, क्योंकि भारत ने रूस से तेल लेना इनकार नहीं किया। अगर यही क्षमता, यही दृढ़ता भारत ने ईरान के साथ दिखाई होती तो संभवतः ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके पीछे दो कारण थे। पहला, क्योंकि रूस भारत का बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत लंबे समय से पार्टनर रहा है, ऐसी संबंध हमारा ईरान के साथ कभी नहीं रहा है, न उतना विश्वास हमें ईरान के साथ कभी रहा है, इसलिए। और दूसरा ये कि उस समय हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी जो है 2020 यानी 21-22 में कोरोना, आफ्टर कोरोना के बाद हमारी स्थिति हुई है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। मेन ये है कि हम ईरान, जैसे अगर आप पे कोई दबाव, कोई और कह रहा है कि नहीं आप उसको छोड़ दो, तो उस पर यह निर्भर करता है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो कितना विश्वसनीय है। तो ईरान के प्रतिबंध पर हमने इसलिए कहा क्योंकि एक तो हम जो पश्चिमी शक्तियां हैं उनके साथ मुठभेड़, और ईरान हमारा संबंध ही रहा है, लेकिन उसका व्यवहार या उसकी उसका जो ट्रस्ट या उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमको उतना नहीं लगा, कि भारत को नहीं लगा कि भारत उसको लेके क्या करे, आगे बढ़े। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है ईरान को भी साथ लेना जरूरी है। भारत अपने विकल्पों को बढ़ाना चाहता है और इस पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में अगर शांति स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं ईरान को एक्टिव करना होगा। चीन के पूरी तरह से पाले में नहीं जाने दे सकता है भारत। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये हमारे बताता है। और साथ ही यह बंदरगाह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जो कि यहां से जाके पिट्सबर्ग तक जाता है, उसका भी ये हिस्सा है, जो एक बहु मॉडल परिवहन परियोजना है। और ये हिंद महासागर, फारस या और इससे जो है फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं ये वो INSTC है, वो योजना है। 2014 में एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये माना गया था कि अगर INSTC शुरू हो जाता है तो जो हमारा व्यापार का समय लगता है उसमें 40% कटौती हो जाएगी, और जो खर्च हमारा जो परिवहन होता है रूस तक या जो उर्वी तक, चाहे आयात हो चाहे निर्यात हो, उसमें 30% की जो है हमारी जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। और समय लगने वाले में 40%, क्योंकि अभी रूस तक जो है पिट्सबर्ग तक जाने में 45 से 60 दिन लगता है। इसके तहत जो है 23 से 24 दिन में ही ये चीजें संभव हो पाएगी। तो ये इसका रणनीतिक महत्व है। चाबहार बंदरगाह में भारत की भागीदारी की प्रवृत्ति क्या रही है, तो उसमें देखिए भारत शुरू में आप कह सकते हो कि ये वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत होती है। ईरान के राष्ट्रपति खातमी और भारत यात्रा पे आते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया, जिसमें चाबहार प्रमुख परियोजनाओं में से एक था। देखिए, विभाजन के पहले हम तो एक ही पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा ही था, तो हमारा जो है अफगानिस्तान होते हुए जो है ईरान के साथ संबंध उधर पहले होता रहा है, या मध्य एशिया तक हम भूमि मार्ग से जोड़ते थे। लेकिन जैसे विभाजन हुआ, पाकिस्तान चूंकि बीच में पड़ गया, हमारा संबंध जो है मध्य एशिया या ईरान के साथ कट गया। हालांकि शुरू में 90 तक जो है भारत एक बंद व्यवस्था थी, ऐसे में हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी कि हम बहुत कनेक्टिविटी को लेकर प्रयास करें। लेकिन 90 के बाद के दशक में जब हमने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई, LPG की नीतियां अपनाई, व्यापार शुरू हुआ, हमें जरूरत पड़ने लगी, तो उसके बाद जब 90 के दशक के बाद हमने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई, तब दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ने लगा। इससे व्यापार मार्गों की अपनी बड़ी भू राजनीतिक रणनीति के केंद्रीय तत्व के रूप में उभरा, और तब हमने जो है इस तरह की चीजों को हमने क्या किया, ध्यान देना शुरू किया। और 1996 में तालिबान का द्वारा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जाता है। और जबकि पता ही है कि तालिबान जो है इस्लाम के सुन्नी वहाबिज्म सल्फाइज्म जो कट्टर सुन्नी शाखा का है, तो और इस ईरान शिया है, तो कहीं ना कहीं जो है ईरान और भारत और नजदीक आ जाते हैं, और फिर वो लोग जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और भारत और ईरान दोनों वहां पे अहमद शाह मसूद जो एक थे, उनके नेतृत्व में जो नॉर्थर्न फ्रंटियर था, उनको सहयोग करना शुरू करते हैं। ठीक है,
और एक फिर जो है कहीं ऐसा कि आगे अफगानिस्तान में अपना प्रभाव और पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए उस तरह से शुरुआत होती है। वर्ष 2000 में ईरान, भारत, रूस सहयोग से एक INSTC की बात की जाती है कि कैसे एक बनाया जाए कॉरिडोर जो कि ईरान को जोड़े और मध्य एशिया को जोड़े, कैस्पियन सागर होते हुए रूस को जोड़ा जाए। तो ये सारी चीजें चलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और उसी के बाद आता है चीन जो है, ये सब तो चल ही रहा था, हमने इसको शुरू भी कर दिया था और आगे बढ़ ही रहा था। और फिर 2013 में आ जाता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के बाद चाबहार परियोजना भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कैसे कैसे वो महत्वपूर्ण उसका बढ़ता गया वो बताता है। यानी जब शुरू में ये योजना लाई थी तो इसके अगर शुरू कहा जाए तो 3 रणनीतिक उद्देश्य थे। पहला ये था कि जो है भारत के बाहर हम अपना एक जो पोर्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या जो विनिर्माण सेक्टर है या जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा है वो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, खासतौर से खाड़ी के देशों को। दूसरा ये था कि हम इसके जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान या मध्य एशिया या खासतौर से अफगानिस्तान और उधर आगे जुड़ सकते हैं, यानी INSTC। तीसरा वही INSTC था। चौथा जो था, जो BRI के बाद शुरू हुआ, वह था कि चीन को काउंटर करना भी है। अब ग्वादर बना रहा है तो हम अगर चाबहार विकसित कर देंगे तो चीन के ग्वादर का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मध्य एशिया जो चीन चाहता है कि मध्य एशिया चीन के होते हुए पाकिस्तान से ग्वादर आएंगे, अगर वह ईरान के रास्ते जुड़ जाएंगे तो मध्य एशिया के देशों को हम एक वैकल्पिक मार दे सकते हैं, क्योंकि वो लैंडलॉक देश हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें चलती हैं। चाबहार बंदरगाह का कितना विकास हुआ है तो देखिए, इसमें 2 परियोजनाएं हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है लेकिन बता दें, 2 अलग अलग बंदरगाह है। शाहिद बेहस्ती, इस पे भारत काम कर रहा है, और शाहिद कलंतरी ये अभी नहीं है। तो भारत जो है शाहिद बेहस्ती तक ही सीमित है। और इसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान में अप्रैल 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसके बाद भारतीय शिपिंग मंत्रालय ने बंदरगाह को विकसित करने की दिशा में तीव्र प्रयास किया है। 2017 में शाहिद बेहस्ती बंदरगाह से पहले चरण का उद्घाटन हो गया। वहां से भारत ने पहली खेप जो है कहां भेजी, अफगानिस्तान को, गेहूं की। तो इसी तरह से जनवरी 2015 में भारत ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL, जो वहां पे देखभाल करता है। दिसंबर 2018 में IPGL ने शाहिद बेहस्ती के संचालन का हिस्सा अपने हाथ में ले लिया है। और वहां के मंत्री का मानना है कि वहां के पहले चरण में अब जो शाहिद बेहस्ती बंदरगाह की क्षमता जो है 5.8 मिलियन टन हो गई है, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। इसमें इतना समय क्यों लगा तो देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के और उसके जो पड़ोसी देशों में जो भारत परियोजनाएं चलाता है, आमतौर पे उसमें देरी होती है या नहीं हो पाती है। ये भारत की पहले से चीज ही रही है। उसमें ब्यूरोक्रेटिक भूमिका होती है, प्रेशर बहुत आता है, अन्य राजनीतिक कारण आ जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें रही हैं, इसको लोग मानते हैं। जहां तक ईरान की बात है, इसमें ये सारी चीजें तो शामिल होंगी होंगी, और जो भूमिका अदा करती है उसका है ईरान और अमेरिका या अन्य उसका जो संबंध, यानी विशेष रूप से ईरान का अमेरिका के साथ संबंध इस देरी का प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि ईरान में कई बार, मतलब लगातार जो है उस पर प्रतिबंध लगा है। उस प्रतिबंधों के साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो जरूरी चीजें थी वह संभव नहीं हो पा रहा था, वो मिलना इतना आसान नहीं था, इसके कारण देरी आ रही थी। और जैसे मैंने फिर बताया कि हमारे लिए उतना वो महत्वपूर्ण नहीं समझ में आ रहा था कि हम उसके लेकर जो प्रतिरोध दिखाएं ईरान पे होने वाले प्रतिबंधों के। लेकिन फिर जैसे आप बताएं कि ओबामा के बाद जो है संबंध थोड़े थोड़े ठीक होने शुरू होते हैं ईरान के साथ, जब उस पर P5+1 का समझौता, इस तरह की चीजें होती हैं, तो बाद में फिर ये अपना जोर पकड़ता है 2016 से लेके जो 18-19, और पुनः भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि हम इस पे कार्रवाई, हम इस पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर आगे आने वाली क्या चुनौतियां हैं, जैसे देखिए, अभी ये माना जा रहा है, काफी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पुनः सत्ता में आने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेके काफी सख्त रहे हैं। ऐसे में ईरान पे जो है जो प्रतिबंध है और बढ़ सकता है, और भारत पे भी दबाव पड़ सकता है कि वो इसको जो है क्या कर सके, गिव अवे या छोड़ दे।
दूसरा है जो खाड़ी क्षेत्र की जो स्थिति है, जो हूती है, जो लेबनान है, यानी जो ईरान के जो प्रॉक्सी शिया मिलिशिया है या उग्रवादी संगठन है, उनके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं ईरान पर जो है वैश्विक दबाव जो है, खासतौर से पश्चिमी देशों का जो है दबाव बनता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल हो रहा है ईरान के साथ संबंध रखना। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्होंने समझाया भी कि इस तरह की चीजों को रोको और विकास की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर विकास की तरफ ईरान आगे बढ़ जाता है, भारत और ईरान अगर मिलकर विकास की तरफ, यानी उस क्षेत्र के, यानी चाबहार पोर्ट के विकास और आर्थिक क्रियाओं से जुड़ जाते हैं और फिर वो INSTC को सफलता मिल जाती है, तो एक तो वहां पे ईरान उस दिशा में जहां पे उसको विकास करना होगा तो ऑफकोर्स उसको शांति लानी पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ता है, तालिबान भी इसमें जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये भारत को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा, मध्य एशिया तक पहुंच करना आसान करेगा और ये फिर रूस तक कर देगा, जो इस समय हम उससे सबसे ज्यादा अपना जो है पेट्रोलियम का आयात कर रहे हैं। और अब हम पेट्रोलियम और रक्षा के परंपरागत चीजों से आगे बढ़ते हुए हम उसमें निवेश और उसको अगले चरण तक अपने जो है इंटरेस्ट को ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, कब होंगी? जब भारत और ईरान, जिनके बीच ये इंटरेस्ट है, जिनका प्रमुख रूप से इंटरेस्ट है, वो लोग मिलके समझदारी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो चुनौतियां हैं उनको समझते हुए इसको क्रियान्वयन करने के बारे में क्या हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो। इसमें ईरान को भी होगा कि उस क्षेत्र में जो चुनौतियां वो उत्पन्न कर रहे हैं, उसके प्रॉक्सी, उसको ये खेल बंद करना होगा अगर उसको विकास के मुख्य धारा में आना। क्योंकि भारत के लिए भी तो चुनौती हो जाएगी, वो ऐसे ही आतंकवाद और लड़ाता रहेगा तो भारत के पड़ोसी, भारत के सहयोगी देश भारत पे क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे कि भारत ईरान को से दूरी बना के रखे। ठीक है, तो इस पे बहुत कुछ भारत और ईरान के लीडरशिप पर निर्भर करता। भारत तो सहयोग करने के तैयार है, ईरान कितना करता है इस पे देखा जाएगा। अगला जो हमारा न्यूज है, नासा का मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी। देखिए, ये चर्चा में इसलिए है कि 18 जनवरी गुरुवार को जो है नासा ने ये बताया कि ये मंगल ग्रह पे जो है, ये देखिए मंगल ग्रह है, वहां पे ये उड़ान 72 बार उड़ान लेने के बाद जो है इससे जो है संपर्क टूट गया है, यानी अब ये वहां पे उड़ान भरना बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में हो गया है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चर्चा में क्यों है और इंजेन्यूटी को मंगल ग्रह पे कब भेजा गया था और क्यों भेजा गया था, और उसका जो उड़ान है वो क्यों महत्व है। ये ज्यादातर जो है हमारे लिए है ना, थोड़ा सा फैक्चुअली है और साइंटिफिकली ही है, कोई बहुत इसमें लॉजिक नहीं है, फिर भी समझते हैं। जैसे देखिए, नासा ने कहा गुरुवार को मंगल ग्रह पे अपनी 72वीं उड़ान के अंत में अपने मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी से संपर्क खो दिया। और यह छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर, रोबोटिक है यानी सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर, जिसको यहां से नियंत्रित किया जाता है और वहां पे काम करता है, किसी अन्य ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान भरने वाला इतिहास का पहला विमान है। यह इसकी विशेषता है। अब यानी किसी ग्रह पर इस तरह का जो है काम नहीं किया गया है कि वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया गया हो या कोई विमान उड़ाया गया हो। ठीक है, वहां पे रोवर भेजा गया है, लैंडर तो गया है, रोवर गया है, रोवर चलता है, लेकिन वहां के वातावरण में इस तरह से विमान, देखिए विमान और हेलीकॉप्टर इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको उड़ने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। रॉकेट अलग बात है, लेकिन विमान और उसको जो भी है उसका जो फिजिक्स का सिद्धांत है आप लोग पढ़िएगा, उसको जरूरत वायुमंडल और हवा की जरूरत पड़ती है। हवा के कणों के साथ उनको उसका फोर्स टकराना जरूरी होता है, तभी वो चीजें हो पाती हैं। ठीक है, तो मंगल पे ये हो पाया, इसका मतलब मंगल पे कुछ वायुमंडल जरूर रहा होगा। तो वो और दूसरा मंगल पे ये प्रयास किया गया है, इसके लेकर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंजेन्यूटी को मंगल ग्रह पर कब और क्यों भेजा गया था। देखिए 30 जुलाई 2020 को नासा ने अपने मंगल ग्रह की ओर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। ठीक, एक स्पेस मिशन भेजा था जिसमें एक रोवर परसिवरेंस नाम का रोवर भेजा गया था, जो मंगल ग्रह पे उतर के रोब, जैसे हमारा जो है हमारा विक्रम और प्रज्ञान रोवर था जो चल रहा था, और विक्रम लैंडर था, लैंडर लैंड करता है, रोवर जो है ग्रह पे चलता है, जो हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर, इसी तरह का एक रोवर जो है परसिवरेंस, इसको भेजा गया था। और उसी के साथ एक इंजेन्यूटी भी को जोड़ दिया गया था, यानी ये जा रहे हो तो उसको भेजो, मेन इसको भेजना था, उसके साथ ये भी भेज दिया गया था। ठीक है, और ये 18 फरवरी 2021 को परसिवरेंस सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पे जो है लैंड हो जाता है, उतरता है।
और 4 अप्रैल को हेलीकॉप्टर को सतह पर तैनात कर दिया जाता है। वो देख के कि कहाँ पे थोड़ा वायुमंडलीय और इस तरह की स्थिति है, वहां पे इसको तैनात किया जाता है और ये अपनी जो है पहली उड़ान जो है इसने जो है मंगल ग्रह पे किया। अभी देखते हैं जो है 21 अप्रैल को या जो भी, ठीक है। तो रोवर परसिवरेंस का मिशन मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों का अध्ययन करना था और नमूने एकत्र करना था कि जिन्हें भविष्य के मिशनों के दौरान पृथ्वी पर वापस भेजा जा सकता था। ये उसका परसिवरेंस जो रोवर था उसका मिशन था, ठीक है। लेकिन जो इंजेन्युइटी था ये पहली बार किसी अन्य दुनिया में संचालित नियंत्रित उड़ान का परीक्षण करने के प्रयोग के रूप में वहां पे भेजा गया था। तो एक का था कि वहां से नमूने ढूंढा जाए, जीवन के संकेत ढूंढा जाए। दूसरे का था कि वहां पे देखा जाए कि उड़ान आदि संभव हो पाती है कि नहीं। एक तरह से ये पहला आप कह सकते हो कि नियंत्रित रोबोटिक उड़ान था, ठीक। मंगल ग्रह पे इंजेन्युइटी की उड़ान एक बड़ी बात क्यों है? देखिए, इसने अपना पहला उड़ान जो भरा 19 अप्रैल 2021 को, 4 अप्रैल को इसे मंगल ग्रह के सतह पर उतारा गया था। 15 दिन बाद इसने अपना पहला उड़ान भरा था और ये पहली बार जो उड़ा तो मात्र 39 सेकंड तक ही उड़ा था और 10 फीट ऊपर गया था और फिर वापस उतर आया। इतनी छोटी उड़ान भी एक तरह से एक इतिहास रची थी, क्योंकि ये ऐसा करके उसने एक इतिहास बनाया था किसी अन्य ग्रह पे उड़ान भरना और पुनः उतरना, ये वायु एक या किसी भी विमान का, क्योंकि यह एक उड़ान भरना इसने बनाया। दूसरा क्या है कि मंगल ग्रह पे चूंकि हम अभी बताए थे कि जैसे विमान है या जो हेलीकॉप्टर है, इसको उड़ने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि मंगल ग्रह पे जो वहां का गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो पृथ्वी का 1/3 है। जैसे मंगल ग्रह पे उड़ान चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण काफी कम, पृथ्वी का 1/3 गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण वहां का वायुमंडल बहुत थिन है, बहुत हल्का है और उसका जो वायुमंडल है यानी है उसका जो प्रेशर है वो पृथ्वी के वायुमंडल का 1% के बराबर है। ऐसे में वहां पे हवा इतनी हल्की हवा है कि उसके जो ब्लेड हैं जो रोटेट करते हैं उनके रोटेशन के आधार पे वो जो बना के ऊपर उड़ना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम था, उसको इसने किया था। और इस तरह के 72 उड़ान यानी 19 अप्रैल 2021 के बाद से लेके 18 जनवरी 2024 यानी लगभग आप कह सकते हैं 2 साल 9 महीने के बाद वह जो है उड़ान अपना आखिरी जो है उसका संपर्क टूट गया। तो ये एक घटना है, इसको आप जान लीजिए। अगला जो न्यूज है वह है कि एक अध्ययन है, एक यूनिवर्सिटी का अध्ययन है, उसमें ये कहा गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2100 यानी अगली जो 21वीं सदी है तब तक, यानी आज से आप कह सकते हो कि 76 साल बाद जब हम होंगे तब तक जो है भारत में श्रम की उत्पादकता में 40% की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि चर्चा में क्यों है। जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार में कमी आएगी क्योंकि इसमें माना गया है कि इसके कारण जो है जो श्रम उत्पादकता कम होने के कारण फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी और इससे उनकी जो क्षमता है वो पहले से ही श्रमिकों की कम हो गई है और भी कम हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर कुछ उपाय भी बताए गए हैं। उपाय ये है कि दिन की जगह रात में काम करो और मशीनीकरण उपाय, ठीक है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, छोटा सा ही है फिर भी जान लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में श्रम उत्पादकता लेबर प्रोडक्टिविटी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में श्रम उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है, जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन पर खतरा पड़ सकता है या बढ़ सकता है। ये ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया, पश्चिम मध्य अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में शारीरिक कार्यक्षमता 70% तक कम हो सकने की उम्मीद है। यानी कि भारत और यहाँ तो 40 और देशों में 70% तक कार्यक्षमता कम हो सकती है। ये इससे जो है क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। देखिए, अमेरिका के एक इलिनॉइस विश्वविद्यालय है, उसी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रमुख हैं जेराल्ड नेल्सन, उन्हीं की अध्यक्षता में यह अध्ययन किया गया है। उसने निकाला
कि आकलन लगातार यह निष्कर्ष निकालता है कि जलवायु परिवर्तन से फसल की पैदावार कम हो जाएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा चुनौतियां भी और भी बदतर हो जाएगी। इससे केवल फसल और पशुधन ही प्रभावित नहीं होंगे, कृषि श्रमिक जो मानव जरूरत का अधिकांश भोजन उगाते हैं उन्हें भी गर्मी के कारण नुकसान होगा, जिससे खेत में काम करने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए कृषि वो है ना, कृषि श्रमिक फैक्ट्री में काम करने वाला एक बंद वातावरण में रहता है, कंट्रोल वातावरण में रहता है, आप वहां पे वातानुकूलन कर सकते हैं। कहीं और जैसे सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाला अमूमन, जैसे अब जो गिग वर्कर है उनको तो छोड़ दिया जाए, लेकिन ज्यादातर वहां पे भी आप वातानुकूलन कर सकते हैं। लेकिन कृषि है वह क्षेत्र है जो कि ओपन में ही होता है, नेचर में ही होता है, नेचुरल वातावरण में ही होता है। कुछ एक आप कह सकते हो कि कुछ एक जो उसका क्या कह सकते हैं, ग्रीन हाउस टाइप का बना के जो खेती की जा रही है उनकी बात अलग है, वो थोड़ा बहुत है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे खेती की जा रही है वो नेचर के खुले नेचर में ही होती है। ऐसे में गर्मी बढ़ने से श्रमिकों की उत्पादकता काफी हद तक घट सकती है। अब श्रमिकों की उत्पादकता में माना गया कि भौतिक कार्य क्षमता से इसको आंका गया कि बिना किसी गर्मी के तनाव वाले वातावरण में सापेक्ष एक व्यक्ति की कार्य क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए भारत और जो भी एशिया के ज्यादातर देश है और खासतौर से जो भूमध्य भूमि आधारित हैं, जो तटीय देश जो है जलवायु में नहीं रहते हैं, उनके लिए जलवायु का इफेक्ट बहुत होता है, वो उनके श्रम की उत्पादकता को घटा देती है। क्योंकि आप देखिए कि अगर जो वातानुकूलन होता है मनुष्य के शरीर के लिए, जो 25 से 26 27 25 26 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो मानव के शरीर के लिए बहुत अनुकूल होता है। उससे बहुत कम और उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है मानव की उत्पादकता को घटा देती है। जैसे वर्तमान में जो उत्तर भारत है, दिल्ली आसपास का टेम्परेचर है, दिन का भी टेम्परेचर है 7 8 5 6 ऐसे है, और गर्मियों में जो है 40 45, यानी जो देखिए कि 25 डिग्री से 15 डिग्री कम इधर हो जाता है, 15 डिग्री से 20 डिग्री ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये वैसे भी उत्पादकता को, हमारी श्रमिक उत्पादकता को घटा देती है। ऐसे में जब गर्मियाँ बढ़ेंगी तो कृषकों की श्रम उत्पादकता और भी घट सकती है। कई लोग तो मानते हैं कि 76% तक घट सकती है। ठीक है, गर्मियों के समय में। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है, तो ये बताते हैं कि विकल्प के रूप में शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रत्यक्ष सौर विकिरण से को कम करने के लिए रात के समय या छाया में काम करने की श्रमिकों की उत्पादकता में 5 से 10% का सुधार हो सकता है। साथ ही में यांत्रिक मशीनीकरण और उपकरणों से वैश्विक उपयोग को बढ़ाना है, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में, जहां कृषि पद्धतियों में बड़े पैमाने पर कठिन पारिस्थितिक श्रम को शामिल किया जाता है। यानी कि मशीनीकरण को अपना के और छाया आदि इस तरह की खेती करके 5 से 10% तक श्रम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह की एक बात आई थी कि जो प्रदूषण फैल रहा है या उसके बाद जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जो है हमारा जो व्यापार है, खासतौर से सर्विस इंडस्ट्री है, उसको भी, और जो कह सकते हो किराना मार्केट और इस तरह का, उसको भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये एक चुनौती है, एक अध्ययन था, इसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, एक दिन बाद इसका आपको मिल जाता है। बाकी इसको पढ़िएगा, समझिएगा, पहला वाला जो चाबहार है उसको तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।